Welcome back everyone. Today we are going to start the third session of General Knowledge. जीके की इस सीरीज में हम हर वीडियो में 25 मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपने इससे पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे YouTube चैनल आकलन पर जाइए, वहां पर आपको ये वीडियोस मिल जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इसकी PDF चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको टेलीग्राम लिंक दिया गया है उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको सभी PDF मिल जाती हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप आकलन ऐप को डाउनलोड करते हैं तो इस ऐप में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी फॉर वेरियस एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट। Which of the following settlements comprise zamindar as middlemen to collect the land revenue? निम्नलिखित में से किसमें भू राजस्व वसूल करने के लिए जमींदार को बिचौली के रूप में शामिल किया गया था? महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है सी, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में जो जमींदार हैं उनको एक मिडिलमैन यानी कि एक बिचौलिया बनाया जाता था। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। ये काम करते थे एज एजेंट्स ऑफ गवर्नमेंट और इनका काम क्या था? लैंड रेवेन्यू को, जो भू राजस्व है, उसको कलेक्ट करना और सरकार तक पहुंचाना। जितने लंबे समय तक ये इस काम को प्रॉपर, जितना इनका शेयर सरकार को चाहिए वो हिस्सा ये पहुंचा सकते थे, तब तक इनके पास उसकी जमींदारी बनी रहती थी उस जमीन की। इसलिए इसको हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। ये परमानेंट इसी सेंस में है क्योंकि इसमें बस जमींदार को टाइमली पेमेंट करनी है, जो भी उसको कलेक्शन हुआ है तब तक वो उसके पास ओनरशिप रहेगी। इन विच ईयर राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द ब्रह्म समाज? इनमें से किस वर्ष ने राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? 1822, 1828, 1830 या 1833? इसका सही आंसर है बी, 1828। राम मोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसका मेन उद्देश्य क्या था? एक ऐसे सोच को, एक ऐसे विचार को संस्थागत रूप में लेकर आना जिससे जो पॉलिटिकल अपलिफ्ट हो पूरे मासेस का, पूरी जनता का, सोशल रिफॉर्म के द्वारा, समाज सुधारों के द्वारा। ये एक बहुत ही वेस्टर्न और मैं कहूँगी उस जमाने के हिसाब से बहुत ही मॉडर्न सोच वाले इंसान रहे, जिन्होंने आगे की भविष्य की सोच रखते हुए उस समय पे चेंजेस किए थे इंडियन सिस्टम में, और इसीलिए ब्रह्म समाज का एक अहम रोल रहा है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? कुछ ही समय पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि पहले वाइसरॉय कौन थे, उसमें मैंने आपको इसका जवाब दिया था। ए लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड हेस्टिंग्स? इसका सही आंसर है बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल के गवर्नर जनरल का चार्ज दे दिया गया था। एक्चुअली कंडीशन जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और उसमें फाइनेंशियली भी उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी। साथ ही साथ उस समय पे बंगाल में फेमाइन यानी कि भूखमरी आ गई थी और उसकी वजह से कंडीशन और ज़्यादा वर्स होती चली गई। उस समय पे वॉरेन हेस्टिंग्स को लगा कि कई सारे हमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, बहुत सारे नए संशोधन करने की ज़रूरत है, और इन्होंने किए भी थे बंगाल में कई तरीके की रिफॉर्म्स। हु वॉज द फादर ऑफ सिविल सर्विस? सिविल सर्विसेज के जनक कौन थे? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड कॉर्नवालिस? इसका सही आंसर है डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही सिविल सर्विसेज का जनक कहा जाता है। अच्छा, इसमें सिविल सर्विस, ये शब्द का मतलब पता है आपको कि क्यों इसको सिविल सर्विस कहा जाता है? नॉर्मली ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय पे इस शब्द को लेकर आई थी, सिविल शब्द को, क्योंकि उनके दो तरीके के फंक्शन होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी। या तो वो मिलिट्री का काम संभालती थी या फिर वो जो बाकी मिलिट्री से अलग जितना भी काम है उसके लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी। तो जो मिलिट्री का एडमिनिस्ट्रेशन था उसको तो अलग उसके जनरल्स और सब ऑफिसर्स होते थे, लेकिन इसके अलावा जो भी काम संभाला जाता था ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, उसके लिए इन्होंने सिविल यानी आम जनता के लिए होने वाले जो भी काम है वो करने शुरू किए थे। वास्को डिगामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? इनमें से किस वर्ष में
वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? 1453, 1492, 1494 या 1498? इसका सही आंसर है डी, 1498। 1498 में 20 मई को वास्को डी गामा इंडिया आए थे, और इंडिया में भी कहाँ पर? कैलीकट। कैलीकट ये जगह केरला की है, जिसका आज के दिन में नाम है कोझिकोड। ये मालाबार कोस्ट पर है। वहां पर सबसे पहली बार वास्को डी गामा आए थे, और उसके बाद वो दोबारा फिर से आए थे। अगली बार वो 15 शिप और 800 इंसान अपने साथ लेकर आए थे। तब आए थे वो 1502 में। Which of the following European trading companies adopted the blue water policy in India? भारत में निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश ने नीली जल नीति को अपनाया था? डच कंपनी, फ्रेंच कंपनी, पोर्टुगीज कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? इसका सही आंसर है सी, पुर्तगाली कंपनी ने। पोर्टुगीज के जो फर्स्ट वाइसरॉय इंडिया में थे वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और यही थे जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को स्टार्ट किया था। इसके द्वारा इन्होंने इंडिया के साथ तो अपने रिलेशन अच्छे स्टैब्लिश किए ही थे, साथ ही साथ इन्होंने पूरा अपना ट्रेड और कॉमर्स के लिए, व्यापार के लिए अपनी एक मोनोपोली बना ली थी इस अरेबियन सी की तरफ। Mariana Trench is located in the Western Pacific Ocean. What is the length of Mariana Trench? Mariana Trench आपको पता होगा पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, और ये काफी फेमस भी है, आपको पता होगा क्यों। इसकी हमें लंबाई बतानी है। 2525 किलोमीटर, 28,000 किलोमीटर, 2256 या 2648 किलोमीटर? इसका सही आंसर है बी, ए, 2525 किलोमीटर। मरियाना ट्रेंच अर्थ पे मौजूद जितनी भी जगह है उनमें सबसे गहरी समुद्री खाई है, डीपेस्ट ट्रेंच ऑन अर्थ। विच स्टेट इज नोन एज द बास्केट ऑफ ब्रेड? इनमें से किसे ब्रेड की टोकरी के रूप में जाना जाता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? इसका सही आंसर है ए, पंजाब। पंजाब को ही ब्रेड बास्केट बोला जाता है क्योंकि इसमें वीट यानी गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा किया जाता है। कुल 40 लाख हेक्टेयर के एरिया में से, जो कि कल्टीवेबल एरिया है जिसपे उगाई की जाती है, उनमें से 35 लाख में तो सिर्फ और सिर्फ गेहूं ही उगाई जाती है। विच इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेन इन इंडिया? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी ट्रेन है? विवेक एक्सप्रेस, सामूगढ़ एक्सप्रेस, डुरांटो एक्सप्रेस या ट्रेन 18? इसका सही आंसर है ए, विवेक एक्सप्रेस। ये ट्रेन कुल 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करती है, और ये डिब्रूगढ़ जो कि असम में है, वहां से कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है वहां तक जाती है। इसको टोटल 79 आवर्स लगते हैं, ऑलमोस्ट 80 घंटे में ये सफर तय करती है, और टोटल ये 57 स्टॉपेज पे रुकती है। Where is the Blue Mountain located in India? भारत में नीला पर्वत कहाँ पर स्थित है? मणिपुर, मणिपुर, नागालैंड, तमिलनाडु या मिजोरम? इसका सही आंसर है डी, मिजोरम में। और इस माउंटेन की ऊंचाई कितनी है? 2157 मीटर, 2157 मीटर। In which year was the Wildlife Protection Act implemented in India? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? 1962, 1970, 1972 या 1982? इसका सही आंसर है सी, 1972। इसे हम WPA भी बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये 1972 का बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसके बाद से ही आपके प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में, देन प्रोजेक्ट एलिफेंट, उसके बाद और भी कई तरीके के आपके इम्पोर्टेंट कंजर्वेशन मेजर्स लिए गए थे इस एक्ट के बाद से, और ये पार्लियामेंट के द्वारा स्थापित किया गया था ये एक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोक डांस ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा तमिलनाडु का लोक नृत्य नहीं है? भरतनाट्यम,
कुम्मी, कोलकट्टम या कुचिपुड़ी? सो इट्स राइट आंसर इज डी, कुचिपुड़ी नहीं है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे नॉट पूछा गया है। बाकी के तीनों जो है कोलाटम, कुम्मी और भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु के ही डांसेस हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का फेमस डांस है? आंध्र प्रदेश का। Which of the following articles is related to abolition of titles? उपाधियों के अंत से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के आर्टिकल्स की बात हो रही है। आर्टिकल 51, आर्टिकल 50, आर्टिकल 18 या फिर आर्टिकल 32? एंड इट्स राइट आंसर इज सी, आर्टिकल 18. Article 18 states that no title not being a military or academic distinction shall be conferred by the state. या state का मतलब है state गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत की सरकार सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगी। एकेडमिक में आपको पता है जैसे डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है, मिलिट्री में आपको पता है लेफ्टिनेंट वगैरह इस तरीके से रहते हैं। इनके अलावा और कोई टाइटल नहीं दिए जा सकते। अगर कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है तो वो किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेंगे। शैल नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। और उनके लिए भी रूल है जो इंडिया के सिटीजन नहीं है लेकिन दे होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर दी स्टेट, यानी कि वो लोग जो भारत का नागरिक तो नहीं है लेकिन राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को उन्होंने धारण कर रखा है। ऐसे भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को भी अगर फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल लेना है तो उन्हें प्रेसिडेंट की कंसेंट लेनी पड़ेगी, इनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एमोल्यूमेंट और ऑफिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनी ऑफ एनी काइंड फ्रॉम अंडर एनी फॉरेन स्टेट। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपाधि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यह आर्टिकल 18 कहता है। Writ jurisdiction of the High Court is mentioned in which of the following articles of Indian Constitution? यहाँ पे ध्यान रखना है हाई कोर्ट के रिट ज्यूरिस्डिक्शन की बात की गई है। उच्च न्यायालयों के परमादेय या रिट अधिकार किस भारत संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किए गए हैं? आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, 214 या फिर आर्टिकल 52? सो इट्स राइट आंसर इज बी, आर्टिकल 226। अगर आपसे सुप्रीम कोर्ट के रिट की बात की जाती है वो आती है आर्टिकल 32 में, लेकिन अगर आपसे हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालयों की बात की जाती है तो उनके आते हैं आर्टिकल 226 में। इसमें यही बता रखा है, इसमें वही पांचों तरह की रिट्स आती है जो आपने सुप्रीम कोर्ट की रिट्स में आर्टिकल 32 में भी पढ़ा है, वही इस आर्टिकल 226 में आती है। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियरी, प्रोहिबिशन या को वारंटो। और ये सब किस लिए लगाई जाती है? मूल अधिकारों के लिए, फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए। इन विच हाउस द चेयरमैन ऑफ दैट हाउस इज नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस? किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा या लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद? इसका सही जवाब है बी, राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाकी तीनों ही हाउसेस की बात करें तो उसका जो चेयरमैन है या फिर जो भी उनके स्पीकर है, जो उनके हेड्स हैं, वो कोई और इस तरीके की पोस्ट को होल्ड किए हुए नहीं है सिवाय राज्यसभा के। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस। जबकि और हम बात करें और हाउसेस की तो उनके जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो उन्हीं के ही उन सदनों द्वारा ही चुने जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। The first general election in India and the first amendment to the constitution was held in। भारत में प्रथम आम चुनाव और प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष में किया गया? 1949,
1950, 1951 या 1952? इसका सही आंसर है 1951। 1951 में हमारे पहले जनरल इलेक्शन भी हुए थे और पहला संविधान का संशोधन भी हुआ था। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसने कौन सा शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया था? 9th शेड्यूल। इससे पहले हमारे संविधान में ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स हुए करते थे, लेकिन इसके बाद से इसमें इन्होंने 9th शेड्यूल को इंसर्ट किया था। If you enjoy this session and you like the quality of these questions, then please like this video and subscribe to our YouTube channel Anklan, and also download this Anklan app from Google Play Store. Which article deals with the prohibition of slaughter of cows, calves and draught cattle? किस अनुच्छेद में गायों, बछड़ों और मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगाया गया है? आर्टिकल 18, आर्टिकल 32, आर्टिकल 48 या फिर आर्टिकल 53? इससे पहले अभी हमने देखा 18 तो किससे रिलेटेड है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल से रिलेटेड। 32 किससे रिलेटेड है? सुप्रीम कोर्ट की रिट पिटीशन से, रिट जो ज्यूरिसडिक्शन है उससे रिलेटेड। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, आर्टिकल 48। ये अपने आप में डीपीएसपी भी है। और किस तरीके का ये माना जाता है? ये गांधीयन प्रिंसिपल बेस्ड माना जाता है कि जो गांधीवाद, जो आइडियल्स हैं उनके ऊपर ये बेस्ड है। When was the Reserve Bank of India nationalized? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 2 सितंबर 1950, 19 मार्च 1947, 1 जनवरी 1949 या 26 जनवरी 1950? इसका सही आंसर है सी, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था। किस एक्ट के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट ऑफ 1948? और जितने भी शेयर्स थे उस बैंक के, उन सभी को ट्रांसफर कर दिए गए थे सेंट्रल बैंक के नाम पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पर। और जितने भी वो शेयर होल्डर्स थे उन सभी को कॉम्पनसेशन यानी कि उसके हिसाब से जितना भी उनका हक बनता है वो उनको दे दिया गया था अमाउंट। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर, दिल्ली, मुंबई या भोपाल? आई थिंक आपको इसका आंसर पता होगा, सी, मुंबई। क्योंकि मुंबई को ही हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। जो आर्थिक राजधानी है ना हमारे देश की, वो मुंबई है। इसीलिए क्योंकि वहां पर इसके हेडक्वार्टर्स स्टैब्लिश किए गए थे। ओरिजिनली तो ये कोलकाता में थे, लेकिन 1937 में मुंबई में शिफ्ट कर दिए गए थे और तब से वहीं पर ही है। मुंबई में जो इसका सेंट्रल ऑफिस है वहीं पे ही आरबीआई के गवर्नर बैठते हैं। इस वक्त कौन थे? शक्तिकांत दास। हाउ मेनी पब्लिक इंस्टीट्यूशन बैंक्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक हैं? इनकी जो संख्या है वो ऊपर नीचे होती रहती है। पहले बहुत ज्यादा थे, लेकिन रिसेंटली फिर अमेंडमेंट हुए, इनको और कम किया गया है। 12, 27, 25 या फिर अन्य? इसका सही आंसर है ए, 12। पहले तो ये 27 हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद फिर अभी कुछ ही टाइम पहले इसमें कई बैंक्स को मिलाया गया, विलय किया गया, और जिसके बाद से इनकी संख्या हो गई है 12। 2017 में ही किया गया था। Which country's all-rounder Ben Stokes has announced retirement from ODI cricket? किस देश के ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने एक दिवसीय क्रिकेट जो ओडीआई होते हैं उनमें से संन्यास की घोषणा की है? तो हमें बताना है बेन स्टोक्स किस कंट्री के हैं। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका सही आंसर है ए, इंग्लैंड के। Who has been promoted as chairman of KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन? इसके अध्यक्ष के रूप में किसे पदोन्नत किया गया है? मनोज कुमार, संजय जोशी, संकल्प गुप्ता या पराग अग्रवाल? इसका सही आंसर है ए, मनोज कुमार। अगर बात करें पराग अग्रवाल की, तो आपको पता होगा कि ये ट्विटर के सीईओ बनाए गए हैं।
मनोज कुमार जो कि एक पहले एक्सपर्ट मेंबर रह चुके हैं केवीआईसी में, अब उनको चेयरमैन बना दिया गया है। Which country has topped the expat insider rankings for 2022? 2022 के लिए एक्सपैट इंसाइडर रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क, मेक्सिको, फिनलैंड या नॉर्वे? और इसका सही आंसर है बी, मेक्सिको। मेक्सिको ने अभी अभी एक्सपैट इंसाइडर रैंकिंग में टॉप किया है। Which country has won the FIH Women Hockey World Cup 2022? किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता? नीदरलैंड, जापान, अर्जेंटीना या ऑस्ट्रेलिया? इसका सही आंसर है ए, नीदरलैंड। नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को हराकर फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। RBI restricted how many cooperative banks from conducting banking activity due to poor liquidity position? RBI ने कितने सहकारी बैंकों को खराब तरलता की स्थिति के कारण बैंकिंग गतिविधि करने से प्रतिबंध कर दिया है? 2, 3, 4 या 5? और इसका सही आंसर है बी, 3। यूजुअली आरबीआई इस तरीके के मेजर्स लेते रहते हैं और इस वक्त आरबीआई ने 3 कोऑपरेटिव यानी 3 सहकारी बैंकों को उनकी बैंकिंग एक्टिविटी करने से रोका गया है। 2 तो महाराष्ट्र के हैं, नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक, रायगढ़ सहकारी बैंक, और उसके अलावा एक कर्नाटक का है, मल्लिकार्जुन पट्टन सहकारी बैंक। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस जो इसमें मिक्स्ड सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस थे जनरल नॉलेज के। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल आकलन को सब्सक्राइब करें। गूगल प्ले स्टोर से आप आकलन ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं।